जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। आज आधुनिक भारत का नेक्स्ट वीडियो है। ये वीडियो नंबर 4 होगा। इसमें आज हम ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ब्रिटिश का जब भारत में कब्जा हुआ था उसमें भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव था, उसके बारे में हम लोग मोटा मोटी जानेंगे और इसके बारे में हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो देखेंगे। इससे पहले 3 और वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं जो प्लेलिस्ट में शामिल है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टैग मिला हुआ, टैग कर दूंगा, आप लोग देख लें। और इसी तरह और भी चैप्टर और भी सब्जेक्ट में समाप्त कर दिया हूँ। मध्यकालीन भारत भी इसी तरह चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में शामिल है और प्राचीन भारत भी है और भारतीय संविधान भी है प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज। जाकर देखें और उसका लाभ उठाएं। यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के ग्रुप में एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, ब्रिटिश को भारत में शासन करने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसको 3 चरण में, इसके पहले मैं कुछ बता दूंगा। 3 चरण है इसका। ब्रिटिश भारत के शासन के समय में जो अर्थव्यवस्था पर पड़ा था, पहला चरण, और पहले जो भारत था, ब्रिटिश भारत, अंग्रेजों को आने से पहले जो भारत की अर्थव्यवस्था था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। अंग्रेजों के आने से पहले कैसी अर्थव्यवस्था थी? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था एवं आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी भारत की। परंतु ब्रिटिश उपनिवेश के आने के बाद 3 चरण में बांटा जाता है भारत की अर्थव्यवस्था को। प्रथम चरण में 1757 से लेके 1757 से लेके 1813 तक प्रथम चरण। 3 चरण में बांटते हैं। प्रथम चरण में क्या है ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का? प्रथम चरण 1757 से लेकर के 1813 ईस्वी तक। प्रथम चरण में द्वैत शासन और धन लूट का काल बताया गया था। केम्परनिकन के अनुसार 1765 से 1772 का काल को डाकू राज्य की संज्ञा दी थी। ब्रिटिश काल को 1765 से 1772 को डाकू राज्य की संज्ञा दी थी। तो प्रथम चरण 1757 से 1813 तक, इसमें द्वैत शासन और धन लूट का काल को माना गया। प्रथम चरण ब्रिटिश का। ब्रिटिश का द्वितीय चरण जो था वो 1813 से लेकर के 1858 ईस्वी तक, 1858 ईस्वी तक रहा। इसमें औद्योगिक पूंजीवाद का काल माना गया और मुक्त व्यापार, यानी चाय और चीन को छोड़कर, जो 1833 में ये चाय और चीन को दोनों को समाप्त कर दिया गया था। तो द्वितीय चरण में औद्योगिक पूंजीवाद का काल था और मुक्त व्यापार का काल था द्वितीय चरण। और तृतीय चरण को हम देखते हैं। 3 चरणों में बांट के देखा गया है इसमें। तृतीय चरण में 1858 से लेकर के 1947 तक। इस चरण को पूंजी निवेश, जैसे रेल, बागान, बैंक, ये सब ब्रिटिश ने लगाया था, उसे पूंजी निवेश का काल कहा जाता है। ये 3 चरणों में बांटकर देखा गया है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ा उसे। तो चलिए, इस 3 चरणों में क्या क्या प्रश्न पढ़ते हैं उससे हम लोग आज देखेंगे और उसे बनाने की कोशिश करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब, जो हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेज की संकट थी? पहला प्रश्न है। तो कौन सी निधि? 3 कथन दिए हुए हैं और इसमें से कौन सही है हमसे पूछा गया है। तो होम चार्जेज की संगठन थी, कौन था? प्रथम में है लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। ठीक। दूसरा, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारी के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। थर्ड में, भारत के बाहर युद्धों को लड़ने से अंग्रेज द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि।
तो इसमें से 1 और 2 सही है। लंदन में जो इंडिया ऑफिस में भरण पोषण के लिए वहाँ के जो कर्मचारी थे, इंडिया ऑफिस जो हमारे भारत में जो चलाने के लिए जो कर्मचारी रखा जाता था लंदन में, तो उनका जो भरण पोषण, उनका जो वेतन हुआ करता था, सारे खर्च हुआ करते थे, वो इंडिया से ही लिए जाते थे। तो ये सही है, का प्रयोग लाई जाने वाली निधि, ये सही है। उसके बाद भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारी के वेतन एवं पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, ये भी सही है। लेकिन भारत के बाहर युद्धों को लड़ने में अंग्रेज द्वारा प्रयोग में लाई जाने निधि, ये गलत है। ये अंग्रेज खुद अपने ही निधि से काम किया करते। तो 1 और 2 सही है, परंतु 3 गलत है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में कहा जा रहा है इंपीरियल, स्टार्ट करना। इंपीरियल शब्द प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किस में किया जाता था? भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए, या बी में ब्रिटिश नागरिकों द्वारा किए जा रहे प्रजाति भेदभाव के लिए, सी में ब्रिटिश हित के लिए किए जा रहे भारतीय हित के दमन के लिए, भारतीय रियासतों में राजाओं पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों को दी जा रही तरजीह के लिए। तो देखिए, शब्द जो इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था वो भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में कहा जा रहा है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? कौन सी कारण थी जिसके कारण भारत में स्वतंत्र उद्योग का विकास नहीं हुआ ब्रिटिश शासन के दौरान? 4 कारण दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा मेरा सही आंसर है? पहला है भारी उद्योगों का अभाव, ऑप्शन बी में विदेशी पूंजी की कमी, ऑप्शन सी में प्राकृतिक संसाधनों की कमी, ऑप्शन डी में धनी वर्ग द्वारा भूमि संपत्ति का या भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। तो ब्रिटिश शासन के दौरान धनिक वर्ग द्वारा भूमि संपत्ति में निवेश करने को वरीयता दिए जाने के कारण उद्योग का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो पाया। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। सबसे बड़ी कारण यही है कि धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने के तरजीह दिए जाने का। जितने भी धनिक व्यक्ति थे ब्रिटिश काल में, वो ज्यादा निवेश किस में करते थे? भूमि में निवेश किया करते थे, इस कारण से। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में इस्तेमारी बंदोबस्ती किसने लागू किया था? देखिए, इस्तेमारी बंदोबस्ती को अस्थाई बंदोबस्ती कहा जाता है। अस्थाई बंदोबस्ती कहा जाता है इस्तेमारी बंदोबस्ती को। अस्थाई बंदोबस्ती या इसी को जमींदारी बंदोबस्ती भी कहा जाता है। अस्थाई इसका अन्य नाम है, या जमींदारी ये दोनों कहा था इस्तेमारी बंदोबस्ती को। तो किसने लागू की थी, ये हमसे पूछा है। तो हम इसमें चाहते हैं कि 3 प्रकार की जो बंदोबस्ती थी, भू राजस्व व्यवस्था था, जो भारत में लागू किए गए थे। पूरे भारत में 3 प्रकार के थे। एक था अस्थाई बंदोबस्ती, या इसी को इस्तेमारी या जमींदारी बंदोबस्ती कहते हैं। दूसरा रैयतवाड़ी बंदोबस्ती, और तीसरा महालवाड़ी बंदोबस्ती। ये तीनों के बारे में हम देख लेते हैं। तो इस्तेमारी बंदोबस्ती या अस्थाई बंदोबस्ती या जमींदारी बंदोबस्ती किसने चालू की थी या किसने लागू की थी? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस्तेमारी बंदोबस्ती, अस्थाई बंदोबस्ती या जमींदारी बंदोबस्ती स्टार्ट की थी। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो अस्थाई बंदोबस्ती स्टार्ट किए थे वो जॉन सोर मॉडल पर आधारित था। अस्थाई बंदोबस्ती या इस्तेमारी बंदोबस्ती जॉन सोर मॉडल पर आधारित था। और कब स्टार्ट किए थे? 1793 ईस्वी में स्टार्ट किए थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थाई बंदोबस्ती की शुरुआत की थी या इस्तेमारी बंदोबस्ती की शुरुआत की थी, जॉन सोर मॉडल के आधार पर किए थे। और इसका क्षेत्र कौन था? इस्तेमारी बंदोबस्ती का क्षेत्र वो बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में, और बनारस और उत्तरी कर्नाटक में, यह क्षेत्र में फैला हुआ था। अस्थाई बंदोबस्ती बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में, ये पूरे भारत का कितने प्रतिशत? 19% क्षेत्र में फैला हुआ था अस्थाई बंदोबस्ती।
कितने प्रतिशत? तो 19% क्षेत्र में, भारत के पूरे भारत में 19% क्षेत्र में फैला हुआ था। इसमें था कि जमींदारी यानी जमींदार लोगों से खेती करवा करके और उससे भू राजस्व लिया करते थे, और उसमें से 10/11 भाग सरकार को दिया करता था जमींदार। जो भी भू राजस्व लिया जाता था जमींदार द्वारा रैयतों से, तो उसमें से 10/11 भाग सरकार को दिया करते थे जमींदार, और 1/11 भाग जो बचा वो खुद रखा करते थे। तो इस प्रकार इस्तेमारी बंदोबस्ती के बारे में ये बताया गया है, और इस तरह लागू था इस्तेमारी बंदोबस्ती या अस्थायी बंदोबस्ती। यदि रैयतवाड़ी बंदोबस्ती के बारे में देखें तो रैयतवाड़ी बंदोबस्ती की उद्घोषणा या स्टार्ट कर्नल रीड ने किए थे। सबसे पहले कर्नल रीड ने 1792 ईस्वी में, इसके बाद में मुंडो ने इसे काफी प्रचलित किया था 1820 में। आपसे पूछा जाए तो रैयतवाड़ी बंदोबस्ती तो कर्नल रीड रहे और मुंडो रहे तो दोनों आंसर होगा, नहीं तो मुंडो ही आंसर होता है, कर्नल रीड ना हो तो मुंडो ने रैयतवाड़ी बंदोबस्ती के स्टार्ट किए थे और 1820 में। और इसका क्षेत्र कौन था रैयतवाड़ी बंदोबस्ती का? मद्रास, बम्बई और असम। मद्रास, बम्बई और असम। और रैयतवाड़ी जो बंदोबस्ती था, रैयतवाड़ी बंदोबस्ती ये भारत के 51% क्षेत्र पर लागू था। रैयतवाड़ी बंदोबस्ती पूरे भारत के 51% क्षेत्र में रैयतवाड़ी बंदोबस्ती लागू था, और इसमें भू राजस्व के रूप में आधा भाग लिया जाता था, आधा, और सीधे किसानों से लिया जाता था, सीधे रैयतों से लिया जाता था। रैयतवाड़ी मतलब सीधे, इसमें कोई बिचौलिया नहीं, यानी कोई जमींदार नहीं, सीधा रैयत से भू राजस्व लिया जाता था रैयतवाड़ी बंदोबस्ती में। और इसमें कितना प्रतिशत भाग में फैला हुआ था? तो 51% भाग में फैला हुआ था रैयतवाड़ी, 51% भाग में। उसके बाद एक है महाल वाली बंदोबस्ती। महाल का मतलब होता है किसी समूह के द्वारा या किसी गांव के, पूरी गांव के द्वारा इकट्ठा लिया जाने वाला कर, महाल हो गया एक। तो इस प्रकार के कर को महाल वाली बंदोबस्ती कहते हैं। इसको जो स्टार्ट करने वाले थे 1819 में, महाल वाली बंदोबस्ती को हॉल्ट मैकेंजी ने एवं मार्टिन बर्ड ने किया था स्टार्ट। महाल वाली बंदोबस्ती को हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड ने 1819 में। और इसका क्षेत्र कौन था? पंजाब, पंजाब के मध्य प्रांत एवं यूपी, पंजाब में मध्य प्रांत और यूपी के क्षेत्र में फैला हुआ था महाल वाली बंदोबस्ती। और ये भारत के 30% क्षेत्र में फैला हुआ था महाल वाली बंदोबस्ती। कितना प्रतिशत? 30% क्षेत्र में। ठीक है, तो इस प्रकार हमने तीनों बंदोबस्ती भू राजस्व व्यवस्था के बारे में बता दिया है। मेरा आंसर क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस्तेमारी बंदोबस्ती की स्टार्ट किया था 1793 ईस्वी में, और पूरे भारत के 49% क्षेत्र में, कितना, सॉरी, पूरे भारत के 19% क्षेत्र में, 49 नहीं है, पूरे भारत के 19% क्षेत्र में फैला हुआ है। कितना प्रतिशत? 19% क्षेत्र में फैला हुआ है इस्तेमारी बंदोबस्ती। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। 5 में कहा जा रहा है किसके शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्ती प्रारंभ किया गया था? जस्ट हमने पढ़ा है इस्तेमारी बंदोबस्ती को ही अस्थायी बंदोबस्ती या जमींदारी बंदोबस्ती कहा जाता है, और ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। किसका शासनकाल? देखिए हम इसमें वॉरेन हेस्टिंग का यदि कार्यकाल देखें तो 1772 से लेकर के 1885 या 85 तक चला था वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल। कॉर्नवालिस 1786 से लेकर के 1793 ईस्वी तक। वॉरेन हेस्टिंग 1782 से लेकर 1772 से लेकर 1785 तक वॉरेन हेस्टिंग का, और कॉर्नवालिस का 1786 से लेकर 1793 ईस्वी तक। और सर जॉन शोर का यदि कार्यकाल देखें 1793 से 98 तक, सर जॉन शोर का कार्यकाल था 1793 से 98 तक। और लॉर्ड ब्लेजली यानी ब्लेजली का कार्यकाल 1798 से लेकर के 1805 ईस्वी तक ब्लेजली का कार्यकाल था। तो सभी का कार्यकाल बता दिया। लेकिन हमसे पूछा है कि अस्थायी बंदोबस्ती, हमसे पूछा गया है प्रश्न कि अस्थायी बंदोबस्ती का प्रारंभ हुआ था, तो इसका प्रारंभ 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। 1793 में हुआ था अस्थायी बंदोबस्ती की शुरुआत, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में किया गया था, और ये भारत के 19% क्षेत्र में फैला हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। अस्थायी बंदोबस्ती किससे किया गया था? ये हमसे पूछ लिया अभी। अस्थायी बंदोबस्ती किससे किया गया था? जैसे कि महालवाड़ी बंदोबस्ती था, जो पूरे गांव से या पूरे समूह से, जो खेती करते थे पूरे समूह से राजस्व ले लिया जाता था। और रैयतवाड़ी बंदोबस्ती में
पूरे रैयत से, यानी डायरेक्ट रैयत से, जो किसान हुए उनसे राजस्व लिया जाता था। उसी तरह अस्थाई बंदोबस्ती में किससे किससे भू राजस्व लिया जाता था? तो इसमें 4 ऑप्शन हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, जमींदारों से। अस्थाई बंदोबस्ती में किससे किया जाता था अस्थाई बंदोबस्ती? जमींदारों से किया जाता था अस्थाई बंदोबस्ती। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में कहा जा रहा है कि अस्थाई बंदोबस्ती किसके साथ किया जाता था? अब वही प्रश्न फिर से पूछ दिया गया है, अस्थाई बंदोबस्ती किसके साथ किया गया? तो अस्थाई बंदोबस्ती जमींदारों के साथ किया गया। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्ती की शुरुआत की और जमींदारों से डायरेक्ट जमींदारों से राजस्व वसूल करने के लिए किया था। और भारत के 19% क्षेत्र में मुंबई, मद्रास, इसका क्षेत्र कौन कौन था? तो ये बिहार, उड़ीसा, बंगाल और बनारस के क्षेत्र में फैला हुआ था अस्थाई बंदोबस्ती। तो इस प्रकार ऑप्शन हम क्या देखेंगे? ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। किस गवर्नर के काल में गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थाई भू राजस्व व्यवस्था स्थापित किया था? तो किस गवर्नर जनरल ने अस्थाई भू राजस्व व्यवस्था स्थापित किया था, ये हमसे प्रश्न पूछा है। जॉनसोर ने, क्लाइव ने, कॉर्नवालिस ने, वॉरेन हेस्टिंग ने। तो अभी हमने देखा था सबका कार्यकाल। जॉनसोर जॉनसोर का कार्यकाल कम था, तो 1700 जॉनसोर का कार्यकाल था 1792 से या 1793 से लेके 1798 तक के बीच में। क्लाइव 1757 से दो कार्यकाल होता है 60, और उसके बाद 60 के बाद कार्यकाल होता है 65 से 67। और कॉर्नवालिस का 1785-86 से लेकर के 93 तक। वॉरेन हेस्टिंग है वही 72 से लेकर के आपको 1785 तक। तो कॉर्नवालिस के समय में वो कौन थे जब भू राजस्व व्यवस्था स्टार्ट की गई थी? 1793 ईस्वी में स्टार्ट की गई थी भू राजस्व व्यवस्था। तो उस समय अस्थाई भू राजस्व व्यवस्था, उस समय कौन थे गवर्नर जनरल? कॉर्नवालिस थे। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 में लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थाई बंदोबस्ती लागू किया गया था, कब लागू किया गया था? जस्ट हमने बताया लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थाई बंदोबस्ती, इस्तेमारी बंदोबस्ती या जमींदारी बंदोबस्ती कब लागू किया गया था? 1793 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 में कहा जा रहा था, बड़ा प्रश्न है, देख लेते हैं हम लोग छोटा करके। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यता इसके कारण के रूप में जोड़कर देखा जाता है? किसका समानता इसके कारण के रूप में देखा जाता है, ये हमसे पूछा है। रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाया गया। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाया गया था, ये सही है। ऐसा किया गया था अस्थाई बंदोबस्ती में। और ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, ये भी सही है। जितने भी जमींदार थे उसके ऊपर उसकी मुखिया कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करता था, ये भी। न्यायिक पद्धति को अधिक कार्य कुशल बनाना, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। सबका सब सही है, 1 2 3 4 सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 में है चिर अस्थाई बंदोबस्ती। चिर अस्थाई बंदोबस्ती 1793 ईस्वी के अंतर्गत जमींदारों की अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे, और अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण क्या था? किसके कारण पट्टा जारी नहीं किए थे जमींदारों ने? ऐसा अस्थाई बंदोबस्ती में अपेक्षा की गई थी कि जमींदार थे जो पट्टा जारी करेंगे, लेकिन अनेक जमींदार जो पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण क्या था, ये हमसे पूछा है। ऑप्शन ए में है जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी, या खेतिहरों की दिलचस्पी पट्टा पर प्राप्त करने से में नहीं था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, इस कारण से ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 में देखें तो इसमें कहा गया है बिहार में परमानेंट सेटलमेंट
लागू करने का कारण था। परमानेंट सेटलमेंट स्थायी बंदोबस्ती लागू करने का क्या मूल मंत्र था? तो जमींदारों को जमीन का अधिकार न रहना, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकारों की स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, या भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, या जमींदारी प्रथा का निर्मूलन करना। तो ऑप्शन नंबर सी, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रिक्त स्थान में क्या है 13 में? एक है बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। बंगाल अधिकार किराएदार द्वारा दिया गया था। कहा जा रहा है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, ये प्रश्न पूछा है। ऑप्शन ए में 1885, बी में 1886, सी में 1889 और डी में 1900 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए 1885 ईस्वी में दिया गया था किराएदारी अधिनियम। किराएदारी अधिनियम 1885 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 की ओर। 14 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्ती के प्रारंभ किए जाने से संबंधित था। रैयतवाड़ी के प्रारंभ किए जाने से संबंधित कौन था, ये हमसे प्रश्न पूछा है। तो हमने अभी हम लोगों ने देखा था रैयतवाड़ी। रैयत मतलब डायरेक्ट किसानों से लिए जाने वाला कर, तो रैयतवाड़ी बंदोबस्ती हुआ। इसको तो कौन किया था? 4 ऑप्शन है। कॉर्नवालिस ने, अलेक्जेंडर रीड ने, या बाद में ये और उसके बाद टॉमस मुनरो ने। तो कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था को स्टार्ट किए थे, ये हमसे प्रश्न पूछा है। तो एक में है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, रैयत नहीं, अस्थायी बंदोबस्ती स्टार्ट किए थे कॉर्नवालिस ने, अस्थायी बंदोबस्ती, ठीक है। और उसके बाद अलेक्जेंडर रीड ने कब रैयतवाड़ी व्यवस्था को स्टार्ट किए थे? 1792 ईस्वी में। अलेक्जेंडर रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को स्टार्ट की थी 1792 में। लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रचलित किसके समय में हुआ था? तो मुनरो ने, टॉमस मुनरो के समय रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रचलित हुआ था 1820 में। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। 2 और 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 की ओर। 15 में कहा जा रहा है सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्ती से संबंध है। तो टॉमस मुनरो भू राजस्व से संबंधित है। किस प्रकार? कौन सी भू राजस्व से संबंधित है? रैयतवाड़ी से, अस्थायी बंदोबस्ती से, महालवाड़ी से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए टॉमस मुनरो है जो रैयतवाड़ी बंदोबस्ती से संबंधित है। और रैयतवाड़ी बंदोबस्ती था जो 1820 में काफी प्रचलित हुआ, और इसका क्षेत्र था मद्रास, बम्बई और असम। इसमें डायरेक्ट किसानों से भू राजस्व वसूल किए जाते थे, और भू राजस्व का आधा भाग लिया जाता था किसानों से। और भारत में 51% भाग में रैयतवाड़ी बंदोबस्ती लागू हुआ था। लागू कितने प्रतिशत पर? 51% भाग में हुआ था। और कौन? टॉमस मुनरो ने स्टार्ट किया था। और अस्थायी बंदोबस्ती के बारे में जानते हैं हम लोग, कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किए थे। और महालवाड़ी बंदोबस्ती के बारे में यदि हमसे पूछा जाए तो महालवाड़ी की बंदोबस्ती स्टार्ट करने वाला हॉट मैकेंजी थे। हॉट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड थे। महालवाड़ी 1819 ईस्वी में महालवाड़ी बंदोबस्ती की स्टार्ट हुई थी। पंजाब, मध्य प्रांत और यूपी में, पश्चिमी यूपी में महालवाड़ी बंदोबस्ती, और ये भारत के 30% क्षेत्र में फैला हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 में कहा जा रहा है ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। तो ब्रिटिश काल में रैयतवाड़ी भू व्यवस्था प्रचलित था। 4 ऑप्शन, उत्तरी भारत में जस्ट हमने बताया था, पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में, या दक्षिणी भारत में। तो देखिए ब्रिटिश भारत में जो रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह था तो 51% भाग में था। 51%, उसमें से मद्रास में था, बम्बई में था, असम में। तो मद्रास और बम्बई तो पश्चिमी क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र में। मद्रास और बम्बई को हम यदि देखें तो ये पश्चिमी क्षेत्र में आ गया, और असम को देखें तो दक्षिणी क्षेत्र में आ गया। किधर? असम को देखें तो उत्तर पूर्वी में, तो ऐसा दिया हुआ नहीं है। तो कहाँ कहाँ लागू था? पश्चिम क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र में। मद्रास और बम्बई यहाँ पर भी हो जाएगा। यहाँ मद्रास हो गया और यहाँ बम्बई हो गया। तो दक्षिणी क्षेत्र में, पश्चिम भारत में और दक्षिण भारत में, दोनों में था। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही होगा, डी भी सही होगा। तो इसमें 2 आंसर मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 में कहा जा रहा है मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्ती से कौन संबंधित रहा था। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्ती से कौन संबंधित था? 4 ऑप्शन है, मेटकॉफ, सी में
मुनरो, डी में एल्फिंस्टन। तो मद्रास में जो रैयतवाड़ी बंदोबस्ती से था वो एल्फिंस्टन संबंधित था। कौन? एल्फिंस्टन। ऑप्शन नंबर, सॉरी एल्फिंस्टन नहीं, मुनरो संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। मद्रास में जो रैयतवाड़ी बंदोबस्ती था उससे कौन संबंधित था? मुनरो थे, टॉमस मुनरो। इन्होंने ही रैयतवाड़ी बंदोबस्ती को स्टार्ट किए थे। तो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, मुनरो संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, मुनरो। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 की ओर। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की गई थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? ये हमसे प्रश्न पूछा है। तो कर्नल रीड तो इसमें नहीं है, और एक थे टॉमस मुनरो। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ टॉमस मुनरो, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ करने वाले थे टॉमस मुनरो। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 में कहा जा रहा है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्ती कहाँ लागू किया था? तो अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्ती कहाँ लागू किया था? तो रैयत कहाँ कहाँ? दो जगह, एक मद्रास प्रेसिडेंसी था, एक बम्बई प्रेसिडेंसी था। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्ती लागू किया था। और कब लागू हुआ था? 1820 ईस्वी में, और भारत का 51% भाग में यह व्यवस्था लागू था। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 की ओर। 20 में कहा जा रहा है, अंग्रेज ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी। सबसे पहले कहाँ पर आरंभ किया था अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी प्रथा? ये हमसे पूछा है। सबसे पहले कहाँ प्रारंभ किया था, ये पूछा है। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, मद्रास में। मद्रास प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों ने सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ किए थे। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 की ओर। 21 में कहा जा रहा है, रैयतवाड़ी बंदोबस्ती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सही है और कौन गलत है, इसके बारे में कहा जा रहा है। इसमें कहा गया है, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। बिल्कुल सही है, रैयत मतलब किसान, ये सही है। कथन 2 में, सरकार रैयत को पट्टे देती थी, ये भी सही है, सरकार रैयत को पट्टे देती थी। 3 में, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, तो ये भी सही है। 1 2 3 तीनों सही है। इस प्रकार कथन ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, तीनों सही है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 की ओर। 22 में कहा जा रहा है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो असम में चाय कंपनी की स्थापना हुई थी, वो सर्वप्रथम कब की गई थी? तो ऑप्शन 4 दिए हुए, ऑप्शन ए में है 1835 में, बी में 1837 में, सी में 1839 में और डी में 1841 में। तो असम में चाय कंपनी की स्थापना 1839 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है, 1839 ईस्वी में। इसमें कंपनी जो था 5 लाख पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी, तथा नजीरा असम में इसकी कंपनी का मुख्यालय था। कंपनी इंग्लैंड में था, लेकिन वो कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? नजीरा असम में। द असम कंपनी भारत का सबसे पुरानी व्यवसायिक चाय कंपनी है, जो वर्तमान में भी कार्यरत है। द असम कंपनी है जो अभी भी चल रही है और भारत की सबसे पुरानी कंपनी है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, 1839 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 की ओर। 23 में कहा गया है, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत, जिसे ड्रेन थ्योरी हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, की सही परिभाषा नीचे किस कथन में आती है? तो कथन दिए हुए हैं, इसमें से 4 ऑप्शन है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, कि भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुछ कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत का कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत या ड्रेन थ्योरी का सही परिभाषा ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 की ओर। 24 में कहा गया है, एक कथन है, एक कारण है, एक अभिकथन है और एक कथन है, तो इसमें से कौन सही है? ब्रिटिश काल में कहा जा रहा है, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलित अनुकूल था। और कारण है, कथन है या कारण, इसमें से कहा जा रहा है, धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण है जो कथन की व्याख्या भी करता है, ये सही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं,
प्रश्न नंबर 25 की ओर। 25 में कहा जा रहा है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन को किसने किया था, ये हमसे प्रश्न पूछा है। तो अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में आर्थिक दोहन का सिद्धांत, 4 ऑप्शन है, एम.एन. रॉय ने, जयप्रकाश नारायण ने, राम मनोहर लोहिया ने, दादा भाई नौरोजी ने। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों के कार्य को आर्थिक दोहन का सिद्धांत प्रतिपादन किया था, दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में, कब? 1867 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने अपने लेख इंग्लैंड डेफ टू इंडिया में धन निष्कासन के दादा भाई नौरोजी ने अनिष्टों का अनिष्ट भी कहा है। धन निष्कासन को दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा है? अनिष्टों का अनिष्ट कहा है। ड्रेन थ्योरी सबसे पहले किस में लाए थे, किस लेख में छपा था? इंग्लैंड डेफ टू इंडिया में। दादा भाई नौरोजी ने अपने पुस्तक में द प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में उन्होंने इसे उजागर किया था। ऑप्शन नंबर डी किसने? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। सबसे पहले किसने? दादा भाई नौरोजी ने। प्रश्न नंबर 26 में कहा जा रहा है, प्रश्न नंबर 26 में है कि निम्नलिखित में से किसने निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किसने किया था धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन? तो धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन ऑप्शन ए में है दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन बी में गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी में लोकमान्य तिलक, ऑप्शन डी में मदन मोहन मालवीय। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। धन निष्कासन के सिद्धांत को किसने? तो ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था 1867 में सबसे पहले। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 की ओर। 27 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक था? कौन था जो भारत का में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक था? एक में है दादा भाई नौरोजी, 2 में जी सुब्रमण्यम अय्यर, 3 में आर.सी. दत्त। तो ऑप्शन नंबर एक दादा भाई नौरोजी ने भी भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक थे। जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त, ये तीनों थे। तो इस प्रकार हम ऑप्शन देखें, सॉरी दोस्तों, इसका आंसर हमने इंक्लूड नहीं किया है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? 1 2 3, 1 2 3, तीनों के तीनों आंसर सही है और ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होता। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 28 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? जो दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी दिए थे उसमें कौन विश्वास नहीं करता था? ऑप्शन ए में बाल गंगाधर तिलक ने, आर.सी. दत्त ने, एम.जी. रनाड़े ने और ऑप्शन डी में सर सैयद अहमद खान ने। तो ऑप्शन नंबर डी सर सैयद अहमद खान जो थे धन निष्कासन के सिद्धांत को में विश्वास नहीं किया करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। कौन थे? सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 29 की ओर। 29 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अभी हम जस्ट पढ़े हैं, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। और नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 30 की ओर। 30 में कहा जा रहा है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो चुने जाने वाले, जीतने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। चुने जाने वाले, तो वो किस पार्टी से चुनाव लड़े थे? ये हमसे प्रश्न पूछा है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उदारवादी दल से, मजदूर दल से, कंजर्वेटिव दल से, साम्यवादी दल से या उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो दादा भाई नौरोजी ने जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए थे वो उदारवादी दल से चुने गए थे। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। दल का नाम क्या था? उदारवादी दल। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 31 की ओर। 31 में कहा जा रहा है, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करना, इकोनॉमिक्स ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी है? तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी में दादा भाई नौरोजी ने। तो ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी सिद्धांत दिया था
तो इकोनॉमिक्स ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था अपनी पुस्तक में। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 32 में कहा गया है कि औद्योगिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। औद्योगिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। प्रथम कथन है यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुआ। क्या यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई थी? तो बिल्कुल सही है। आधुनिकीकरण के लिए, औद्योगिकरण नहीं, आधुनिकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह प्रक्रिया 1813 में स्टार्ट हुई। ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया, जो 1833 में पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था चाय और चीन को। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। तो इस प्रकार 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 33 की ओर दोस्तों। इसमें भी कुछ कथन दिए हुए हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। 33 में है कि दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावित देन थी। दादा भाई नौरोजी के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि कौन से कारण से उन्होंने सबसे अधिक प्रभावी देन दिए थे। तो कथन 1 में उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही है। उन्होंने ऐसे किए थे ड्रेन थ्योरी के द्वारा। उन्होंने प्रकाशित किया था कि ब्रिटिश है जो भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। 2 में उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या और भारतीयों की आत्मविश्वास जगाया। ये गलत था, ये इन्होंने नहीं किया था, केवल आर्थिक शोषण के बारे में ही इन्होंने बताया था दादा भाई नौरोजी ने। और उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यक पर सर्वोपरि जोर दिया था। ये भी गलत है। और कथन 3 भी गलत है। तो इस प्रकार ये भी गलत है, 2 भी गलत है, 1 सही है। तो केवल 1 मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 34 की ओर। 34 में कहा गया है किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। किसने यह बताया था कि भारत में जो ब्रिटिश आर्थिक नीति है वो घिनौनी है। 4 ऑप्शन है, बीजी तिलक ने, दादा भाई नौरोजी ने, कार्ल मार्क्स ने, एडम स्मिथ ने। तो ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स ने यह बताया था कि अंग्रेज की आर्थिक नीति घिनौनी है भारत में। क्या है? घिनौनी है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 35 की ओर। 35 में दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, सर आर्थर कॉटन को। सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न एवं लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न की ओर। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के ग्रुप में एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। आर्थिक तौर पर तो 19वीं शताब्दी में जो भारत पर अंग्रेजी शासन का परिणाम क्या था वो हमसे पूछा है। भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि हुई। ये तो गलत है, वृद्धि नहीं कमी हुई थी। भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि हुई। ये भी गलत हुआ, ये भी गलत है। और भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया, ये सही है। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया, ये सही था। और नागरिक जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था कि भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। तो इसके साथ ही ब्रिटिश भारत का अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव था वो हम लोग ने इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखा। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।